हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सिमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सिमी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। तो बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो है NCERT साइंस क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 का, जो है तंतु से वस्त्र तक। इससे पहले के 2 सेशन में हमने पढ़ा चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 है भोजन, यह कहाँ से मिलता है, और चैप्टर 2 है भोजन के घटक। और इस सीरीज़ का हमारा आज तीसरा दिन है, जिसमें हम वस्त्रों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 3, तंतु से वस्त्रों तक। आप लोगों ने वस्त्र के बारे में सुना होगा, कहीं बात देखिए। वस्त्र तो हम सब पहनते ही हैं। वस्त्रों के बारे में जानकारी आप सभी को जैसे कि हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं 3.1 की, वस्त्रों में विविधता। वस्त्र भी कई प्रकार के होते हैं, क्रियाकलाप में दिए हुए हैं। देखिए, जैसे कि वस्त्र हैं सूती, रेशमी, ऊनी। आजकल कृत्रिम रूप से भी वस्त्र बनाए जाने लगे हैं, ठीक है। और इसके आगे हम लोग बात करते हैं तंतुओं की। तंतु धागे के पतले तंतुओं को विखंडित करना। धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है, जिसे हम तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के बारे में हम विस्तृत से बात करेंगे। चलिए, सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। जी हाँ, कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे को ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। ठीक है, हमने तंतु के बारे में जाना। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं और तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु भी होते हैं, जैसे तंतुओं का ये फर्स्ट है रुई तथा जूट। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये इन्हें जंतु तंतु और प्राकृतिक तंतु को डिवाइड किया है। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट और कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। देखिए, तंतु प्राकृतिक हो गए, तंतु जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और तंतु संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम भी हो सकते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, हमने 3 प्रकार के तंतुओं के बारे में जाना। पहला नंबर है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु, और थर्ड है संश्लिष्ट तंतु। भूजो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। हमने पुराने ज़माने की मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। इस प्रकार के वस्त्र योद्धाओं द्वारा युद्ध के वक्त पहने जाते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये सभी प्रकार के तंतुओं से बने होते हैं। जी, यह भी तंतुओं से ही बने होते हैं। चलिए, हम कुछ पादप तंतुओं के बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं। रुई एक पादप तंतु है। यह कहाँ से आती है, इसके बारे में देखते हैं। यह खेतों में उगाया जाता है, इसलिए यह पादप तंतु कहलाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। एक इम्पोर्टेंट और नोटिस करने लायक बात यहाँ यह है कि इसे उगाने के लिए हमें काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। या आप कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है या कपास की खेती की जाती है। कपास पादप के फल यानी कि कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। वाइट कलर के छोटे छोटे गोल होते हैं, जिनको साफ करके रुई प्राप्त की जाती है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले
कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों ने इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम ने ढक लिया हो। देखिए, हम इस चित्र में देख सकते हैं जैसे कहीं बर्फ़ गिरा हुआ हो, वैसा ही श्वेत पूरा खेत हो जाता है कपास की खेती में। ठीक है। फिर साधारणतः इन कपास की बोलों से कपास को हस्तचयन द्वारा किया जाता है। हाथों से कपास साफ की जाती है। इसके पश्चात कपास के बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इसे हम प्रक्रिया को हम कपास को ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। जूट। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपकी सीटीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत के किस क्षेत्र में पटसन की खेती की जाती है या पटसन की बोई जाती है और किस ऋतु में बोया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में पटसन की खेती की जाती है और यह वर्षा ऋतु में की जाती है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसे करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं के हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? यह पटसन का एक पौधा जिससे हमें जूट प्राप्त होती है। ये चरखा आप देख रहे होंगे, वो गांधी जी वाला चरखा है जिससे गांधी जी भी सूत की कताई करते थे। ये देखिए, रुई से तागा बनाना। रुई से हम तागा कैसे बनाते हैं, यही ये क्रियाकलाप 3.4 में दिया हुआ है। क्रियाकलाप करके बताया गया है कि सूती तागे की कताई कैसे की जाती है और किसको किस नाम से जाना जाता है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के पुंज से रेशे को खींच कर रेटते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। देखिए, फिर आगे कताई के लिए एक सरल युक्ति जैसे हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष में के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। देखिए, इम्पोर्टेंट थिंग है, महात्मा गांधी जी ने भी चरखा चलाया था। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने यानी कि खादी पहनने की सिफारिश की थी कि बाहर का जो अंग्रेजों से हमें मिलता था कपड़ा आयातित होता था, उनका बहिष्कार करना है और हमें स्वदेशी वस्त्र यानी कि खादी पहनना है जो कि स्वदेश में निर्मित होता था। ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए गांधी जी ने सबको प्रोत्साहित किया था। खादी का प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में संगठन का निर्माण किया जिसे हम क्या कहते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं, आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई की मशीनों से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों को उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ये कताई की जाती है, फिर सूत की कताई से तागे बन जाते हैं, तागों से वस्त्र बन जाते हैं। ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। ये देखिए, तागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्रियाकलाप 5 में दी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं करघा हस्तकरघा, जो कि आगे हमने बात की थी। हस्तकरघा के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि करघे 2 प्रकार के हो सकते हैं, हस्त प्रचलित भी होते हैं और विद्युत प्रचलित भी होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? आपकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के
एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे मोजे के टुकड़े को धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? ये क्रियाकलाप द्वारा हमको बताया गया है। देखते हैं। स्वेटर की बुनाई आपने भी देखी होगी। इस प्रकार अपने घर पे दादी, नानी, मम्मी ये सब स्वेटर की बुनाई करते थे और आज भी करते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही बुनाई घर पे बनाकर तैयार करके फिर पहनाई जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई को पर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों को उपयोग पहने विविध वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम वस्त्र सामग्री का इतिहास देखते हैं। इतिहास भी काफ़ी ज़रूरी है इनका। ठीक है, चलते हैं। देखिए, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? नहीं। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। हाँ, ये तो सभी को पता है कि आदिमानव के काल में ऐसा हुआ करता था कि आदिमानव लोग अपने शरीर को ठंड से, गर्मी से बचाने के लिए वृक्षों की छाल, पत्तियों और जंतुओं के चमड़े का इस्तेमाल किया करते थे। कृषि समुदाय से बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डालियाँ बनाना सीख लिया, टोकरियाँ बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाए जाते थे। देखिए, पहले भारतवासी गंगा नदी तट के क्षेत्रों में स्थित, निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित जहाँ पर ऊन उगाई जाती थी वहाँ से कपड़े बनाकर पहनते थे। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। देखिए, ये भी एक प्राकृतिक तंतु है, फ्लेक्स। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। क्या होता था? प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि की जाती थी नील नदी के निकट। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों में वस्त्र की सिलाई करने की, पहनने के कपड़े तैयार कर लिए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में भी, पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि अलग देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के भोजन, आहार या फूड ग्रहण किए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि देश के विभिन्न हिस्सों में उनके रीति रिवाज और संस्कृति के अनुसार अलग अलग पहनावे, वस्त्र, ड्रेस पहनी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कपास कैसे बनता है वस्त्र, उसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले कपास उग जाती है, कपास गोलक, उसको ओढ़ते हैं, कपास ओढ़ना कहते हैं जिसे। फिर उससे रेशे बनाए जाते हैं, फिर उसकी कटाई करके धागे बनाते हैं, फिर धागे को बुन करके वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं। रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई और तागा। ये प्रोसेस पूरी होती है वस्त्र बनाने की। ठीक है, ये सारांश भी हम देख ही लेते हैं साथ में। सारांश: वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। सूती वस्त्र हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, रेशमी वस्त्र भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, ऊनी वस्त्र हमें जंतुओं से, और पॉलिएस्टर कृत्रिम यानी कि संश्लिष्ट तंतु होते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। बिल्कुल, तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। इसके बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, सत्य असत्य। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर कुछ नहीं हो पाता है तो।
मैं सॉल्व करवाती हूँ। प्रस्तावित परियोजनाएं जो बच्चों द्वारा करवाई जाती हैं, बच्चों को टीचर्स द्वारा, ठीक है। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 जो कि था तंतु से वस्त्र तक, हमने तंतु से स्टार्ट किया था और हम वस्त्र पर पहुंच गए। यही सीरीज़ वस्त्र निर्माण की होती है। आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछिए। कुछ सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में बताइए। और आगे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं चैप्टर 4 नेक्स्ट डे। टिल देन बाय, सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।